इसका करो आप टॉपिक स्टार्ट अपना। क्या करोगे सबसे पहले तो उत्तराखंड की भूमि व्यवस्था, ये आप टॉपिक डालो। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के अंदर भूमि व्यवस्था, लैंड सिस्टम। अच्छा लेक्चर है, एक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, आपका सिलेबस भी है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य की भूमि व्यवस्था। तो प्राचीन काल से लेके और अभी तक हमारे राज्य में लैंड सिस्टम कैसे काम कर रहा था, भूमि की क्या क्या व्यवस्थाएं हुई, उसको आप एक बार समझने की कोशिश करना। सबसे पहले भूमि व्यवस्था में ब्रिटिश काल में, यानी कि हमारे देश की स्वतंत्रता से पहले, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ, तो स्वतंत्रता से पूर्व हमारे राज्य के अंदर भूमि की क्या व्यवस्था होती थी। स्वतंत्रता से पहले के भी करो दो टुकड़े, क्योंकि आज़ादी से पहले एक शासन जो है, एक टाइम पीरियड था जिस समय हमारे राज्य पर राजाओं का शासन हुआ करता था। अब राजाओं में गढ़वाल पर कौन राजा राज कर रहे थे? परमार वंश के राजा, और कुमाऊं पर राज कर रहे थे चंद वंश के राजा। तो उस समय की भूमि व्यवस्थाएं कैसी थी? और फिर आज़ादी से पहले वाली भूमि व्यवस्थाओं में ही बात आ जाएगी किसकी? अंग्रेजों के शासनकाल की, कि जब अंग्रेजों की एंट्री हुई तो उन्होंने भूमि की व्यवस्थाओं में क्या क्या बदलाव किया। ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि अंग्रेज जब आ गए तो उन्होंने राज्य की भूमि व्यवस्था में क्या क्या चीज़ में बदलाव किया। सबसे पहले देखो, जिस समय राजाओं का शासन था उत्तराखंड पर, उस समय बहुत सिंपल सा सिस्टम काम कर रहा था कि हमारे राज्य में ब्रिटिश काल में जब राजा लोग शासन करते थे, तब जितनी भी जमीन थी, जितनी भी राज्य के अंदर भूमि हुआ करती थी, उस भूमि का मालिक या भूमि का जो स्वामी है वो कौन होता था? राजा होता था। तो जमीन का स्वामी जनरली होता था राजा। पूरे राज्य की जितनी भी जमीन है, मालिक उसका राजा है, और अब राजा अपनी मर्जी से वो जमीन किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। ठीक है, तो सबसे पहले स्वतंत्रता से पहले जब राजाओं का शासन चल रहा था, तब हमारे राज्य में भूमि की क्या व्यवस्था चल रही थी, एक स्टेप में इसको समझना। अंग्रेजों ने उसमें क्या क्या बदलाव किए, दूसरे स्टेप में उसको समझना। तो जिस समय पर उत्तराखंड में राजाओं का शासन था, फिर चाहे वो चंद वंश के राजा हो या परमार वंश के राजा हो, उस समय भूमि की व्यवस्था कैसे चल रही थी? तो भूमि का स्वामी, मैंने कहा कौन होता था? राजा। जमीन का मालिक जो है वो राजा होता था। अब जैसे गढ़वाल राज्य है, तो पूरे के पूरे गढ़वाल राज्य का जितना भी जमीन है गढ़वाल में, उसका मालिक गढ़वाल का राजा, कुमाऊं की सारी जमीन का मालिक कुमाऊं का राजा। ये बात क्लियर होगी। अब राजा अपनी ये जो जमीन है वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता था, देता था। तो राजा अपनी ये जमीन जिन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसमें आप बातों को समझो कि जिस व्यक्ति को, अच्छा राजा की जो ये जमीन है, जो ये भूमि है, अब राजा इस जमीन को दो प्रकार से लोगों को बांट देता। पहला तरीका था कि राजा ये जमीन जो है वो किसी व्यक्ति को दान में दे दे, सबसे आसान तरीका। किसी भी व्यक्ति ने राजा को खुश किया और राजा ने उस व्यक्ति से खुश होकर उसे जमीन दे दी दान में, तो वो दान में दी गई भूमि होती थी। दान में दी जाने वाली जो प्रमुख भूमियां थी हमारे राज्य के अंदर, राजा जब कभी भी किसी को दान में भूमि देता था तो प्रमुख भूमियां कौन कौन सी थी, प्रमुख केस कौन कौन से थे? यदि मान लो कि राजा किसी व्यक्ति की बहादुरी से खुश हो गया, कोई सैनिक है और उसने युद्ध बहुत बहादुरी से लड़ा, तो बहादुरी के लिए राजा जो जमीन दान में देता था, उस भूमि को क्या कहते थे? उसे कहते थे रौत भूमि। तो ऐसी जमीन जो किसी व्यक्ति को बहादुरी के लिए दे दी गई है, उस भूमि को रौत भूमि कहा जाता था। कोई सैनिक है, बहादुरी से लड़ा, राजा ने दे दी भाई, उसको जमीन दान में दे दी, तो ऐसी भूमि रौत भूमि कहलाती थी। ऐसे ही यदि राज्य में कोई व्यक्ति विद्वान है, ब्राह्मण है या विद्वान है, और विद्वानों को यदि राजा ने कोई भूमि जमीन में दे दी, तो क्या कहते थे उसे कहते थे संकल्प भूमि। ये हम तब की बात कर रहे हैं जब हमारे राज्य पर राजाओं का शासन हुआ करता था, चंद राजा हो या परमार राजा। तो या तो वो जमीन बहादुरी के लिए दे देते थे किसी को, तब उसको रौत भूमि कहते, या वो किसी विद्वान को उन्होंने जमीन दे दी, और विद्वानों को जो जमीन दान में दे दी जाती उसको कहते संकल्प भूमि। ऐसे ही राजा कभी कभी जमीन मंदिर को भी दान में दे देता। कभी राजा का मन किया तो उसे जमीन मंदिर को दे दी दान में, तो मंदिर को जो भूमि दान में दे दी जाती थी उसे कहते थे गूठ भूमि। ठीक है, गूठ भूमि। पर्टिकुलर कोई जमीन मंदिर को दान में दे दी तो मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमियां गूठ कहलाती थी। ऐसे ही अगर राजा ने कोई जमीन जो है वो धार्मिक प्रशासन के लिए दी थी, धार्मिक प्रशासन के लिए, कि
कि मंदिरों का जो प्रशासन है वो कैसे चलाया जाए। तो धार्मिक प्रशासनों के लिए राजा जो जमीन दान में देता था उसे या तो सदावर्त भूमि कहते थे, सदावर्त भूमि, या फिर उसी को कहते थे आप विष्णु प्रीति। तो ये जिस समय राजाओं का शासन चल रहा था उस समय राजाओं के पास पहला तरीका था कि वो जमीन जो है वो दान में दे दे, और जब वो जमीन दान में दे दे तो इतने तरीके हैं उनके पास कि वो इस जमीन को दान में दे दे। ये दान में दी गई भूमियां होती थी, इन पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता था इन जमीनों पर। जैसे मान लो कि मुझे राजा ने जमीन दान में दी है, और जो जमीन मान लो कि मुझे दान में मिली है, अगर बाई चांस वो जमीन रौत भूमि है, मेरे पूर्वज कोई बहुत बहादुर रहा हो, राजा ने उसको 10 बीघा जमीन दे दी, जमीन रौत भूमि है, तो मुझे उस पर टैक्स नहीं देना था राजा को, क्योंकि ये दान में दी गई भूमियां थी। तो जो जमीन राजा दान में देता है उनकी सबसे बढ़िया बात क्या होती है कि इस जमीन पर राजा किसी भी प्रकार का कोई टैक्स अप्लाई नहीं करता था। यहाँ पर राजा कोई टैक्स अप्लाई नहीं कर रहा है। तो जब राजाओं का शासन था तो राजाओं के शासन के समय जो पूरे राज्य की जमीन है उसका मालिक है राजा, और राजा वो जमीन किसी व्यक्ति को दान में दे देता है। तो दान में दी गई भूमियों के प्रकार ये हैं। कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि रौत भूमि किसे कहते हैं, बहादुरी के लिए दी जाने वाली भूमि, संकल्प भूमि जो विद्वानों को दी जाती थी, गूढ़ भूमि मंदिरों को दी जाती थी, और मंदिर प्रशासन के लिए, मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, धार्मिक प्रशासन के लिए जो जमीन दी जाती थी उसे सदावर्त या विष्णु प्रीति भूमि कहा जाता था, और इनमें से किसी भी जमीन पर राजा टैक्स नहीं लगाता था। तो पहली बात सिंपल हो गई। दूसरी भूमि वो है जिस पर राजा टैक्स अप्लाई करेगा, तो उस भूमि को हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सर राजस्व भूमि। मतलब इस जमीन पर राजा जो है वो टैक्स अप्लाई करेगा। राजस्व भूमि एक भूमि होती है जो राजा ने दान में दे दी, और एक जमीन है जिस पर राजा राजस्व लेगा, टैक्स लेगा। तो अब ये जो राजस्व भूमि थी, तो राजाओं के जमाने में तो राजस्व भूमि के प्रकार नहीं होते थे, ऐसा नहीं था कि अलग अलग प्रकार की भूमियां हो, पर राजाओं के जमाने में जिन लोगों को राजा जमीन देता था दान में, जो लैंडलॉर्ड थे, जमीन के जो मालिक थे, उनका एक क्लासिफिकेशन बन जाता। क्योंकि जमीन का स्वामी राजा है, इसलिए सबसे पहले राजा जिस व्यक्ति को जमीन दान में देता था उसे कहते थे थातवान। थात का मतलब ही जमीन होता है। तो राजा ने डायरेक्ट जिस आदमी को जमीन दे दी उसे थातवान कहते। जैसे मैं राजा हुआ, मैंने इसे जमीन दे दी इस शर्त पर कि ये प्रतिवर्ष मुझे इतना रुपया टैक्स देगा, तो उस व्यक्ति को कहते थे थातवान। यानी ब्रिटिश काल में भी और उससे पहले भी हमारे राज्य में जो जमीन का मालिक था, भूमि का जो स्वामी होता था ना, उसे क्या कहते थे, थातवान। तो ये जमीन का मालिक था, भूमि का वास्तविक स्वामी, क्योंकि इसे जमीन जो है वो किससे प्राप्त होती थी, डायरेक्टली राजा से। तो राजा ने पर्टिकुलर एक थात किसी एक व्यक्ति को दे दी, करणपुर की जमीन है, और राजा ने पूरे करणपुर की जमीन एक व्यक्ति को दे दी। तो जिस व्यक्ति को जमीन मिल गई करणपुर की, वो करणपुर का कहलाएगा थातवान, है ना। थातवान मतलब वो लैंडलॉर्ड है करणपुर का। अब एक व्यक्ति ने इतना बड़ा करणपुर का जमीन लिया, आप समझो कि थातवान एक प्रकार का जमींदार हुआ करता था। जमींदार मतलब पूरे करणपुर का राजा वही है। तो अब कोई व्यक्ति है और उसने पूरे के पूरे करणपुर की जमीन उसको मिल गई, वो थातवान बन गया। तो वो इतनी बड़ी जमीन का क्या करेगा। तो अब थातवान भी अपनी इस जमीन को कुछ लोगों को दे देता था। थातवान के पास थे जमीन देने के दो रास्ते। थातवान के पास पहला रास्ता ये था कि वो किसी व्यक्ति को इस शर्त पर जमीन दे दे, इस शर्त पर कि लो भैया आप जमीन का एक टुकड़ा रखो, इस जमीन पर खेती करो, और जितना उत्पादन होगा उस उत्पादन का आधा हिस्सा आप हमें दोगे, आधा हिस्सा आप रखोगे। राजा ने जिस व्यक्ति को जमीन दान में दी उसको क्या बोलते हैं, थातवान। अब थातवान जिस व्यक्ति को जमीन दे रहा है इस शर्त पर कि आप करो इस पे उत्पादन, पैसे नहीं चाहिए हमें, आप खेती करो, और खेती करने के बाद जो पैसा आपको मिलेगा, खेती करने के बाद जो इसमें अनाज उत्पादित होगा उसका आधा तुम्हारा आधा हमारा। तो जो व्यक्ति इस शर्त पर जमीन लेता था थातवान से, उसे कहते थे खाईकर, उसे खाईकर कहा जाता था, खाईकर। तो ये सब लैंडलॉर्ड है, एक हिसाब से ये किसान है, बड़े किसान, भूस्वामी है। ये जो मैं नाम लिख रहा हूं ये भूस्वामियों के नाम है, जमीन के मालिक, लैंडलॉर्ड्स। पूरी जमीन का तो स्वामी मालिक तो राजा ही है। खैर, और राजा ने जिस व्यक्ति को जमीन दे दी वो थातवान बन गया, और थातवान का काम क्या है, वो लैंडलॉर्ड है। और थातवान ने क्या किया, अपनी जमीन थातवान ने जिस व्यक्ति को इस शर्त पर दे दी कि आप भैया हमें उत्पादन का आधा हिस्सा दोगे, अगर 10 किलो अनाज होता है 5 किलो तुम्हारा 5 किलो हमारा। तो जो व्यक्ति इस शर्त पर जमीन लेता उसे कहते खाईकर। दूसरा व्यक्ति जो थातवान से जमीन लेता था वो इस शर्त पर लेता था कि उत्पादन कितना भी हो, थातवान भैया आप जमीन दे दो हमें,
उत्पादन कितना भी हो आपको इससे कोई मतलब नहीं होगा, हम हर साल का आपको 10,000 रुपए दे देंगे, सीधा नगद पैसा देंगे। हम साल का आपको इस जमीन 1 बीघा जमीन दो, 10,000 रुपए हम आपको दे रहे हैं और इससे कितना भी उत्पादन होगा आपको इससे कोई मतलब नहीं है। तो जो व्यक्ति इस शर्त पर जमीन लेता था उसे कहते थे सिरतान। सिरतान यानी यहां पर क्या हमारे पास पॉइंट बने कि अगर मुझसे ये पूछा जाए, अगर किसी ने पूछा कि ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश शासन राजाओं के जमाने में भूमि का स्वामी कौन था, भूमि का स्वामी, वास्तव में भूमि का स्वामी कौन होता था? थातवान। और जो व्यक्ति उत्पादन का 1/2 भाग टैक्स के रूप में थातवान को पे करता था उसे बोलते थे खायकर। खायकर किसको टैक्स दे रहा है? थातवान को। और जो आदमी जमीन के बदले नगद कर, नगद टैक्स जो है थातवान को पे करता था उसे बोलते थे सिरतान। तो ये भूस्वामी थे, ये लैंड लॉर्ड हुआ करते थे। ठीक है, ये राजाओं के जमाने में लैंड लॉर्ड हुआ करते थे, ये जमीन के मालिक थे। इतनी व्यवस्था राजाओं के शासनकाल में हमारे राज्य के अंदर चल रही थी। कुछ और व्यवस्थाएं थी जो राजाओं के शासनकाल में उत्तराखंड में प्रचलित थी। जैसे कुमाऊं के अंदर यदि कोई कुलीन ब्राह्मण है यानी चौथानी ब्राह्मण है तो वो अपने खेत के कार्य स्वयं नहीं करता था, उसे अपने से नीचे की जो जातियां थी उन जातियों से अपने खेत के काम करवाने पड़ते थे। राजा का ऑर्डर था तो इसमें मना भी नहीं हो सकता था। तो ये व्यवस्था भैया जिस समय हमारे राज्य में राजाओं का शासन था ये चल रहा था। राजा सीधा किससे टैक्स ले रहा है बताओ आप? थातवान से। राजा को किसी से कोई मतलब नहीं है और वो सीधा सीधा थातवान से टैक्स कलेक्ट करता है। चंद और परमार वंश के जो राजा थे उन्होंने इस व्यवस्था को राज्य में 1000, 1200, 1500 साल तक, जब तक उनका शासन रहा, यही व्यवस्था राज्य में चलती रही। जब यहां से चले गए राजा तो आए बीच में गोरखा, और गोरखाओं के शासन काल में मनमर्जी का भूशासन व्यवस्था चली। क्योंकि गोरखाओं के शासन की सबसे बड़ी बात यह है कि जो गोरखाओं का राजा है वो तो कभी उत्तराखंड आया नहीं, वो तो अपना नेपाल में बैठा होता, रण बहादुर हो या विक्रम शाह, वो तो कभी नहीं आए उत्तराखंड। उन्होंने उत्तराखंड की शासन व्यवस्था सैनिकों के हाथ में छोड़ दी। तो सैनिकों ने मन मर्जी से जैसा उनका मन किया उस तरीके से उन्होंने इस राज्य की जनता पर अपना शासन चलाना स्टार्ट किया। जो उनका मन किया, मन मर्जी का शासन चलाया। जब हमारे राज्य में शासन शुरू हुआ गोरखाओं का, फिर गोरखा चले गए। जो व्यवस्था राजाओं की बनी हुई थी उस व्यवस्था में गोरखाओं की व्यवस्था अलग से ऐड हो गई, मनमर्जी का शासन। और उसके बाद राज्य में एंट्री हो रही है अंग्रेजों की। तो अब जब अंग्रेज हमारे राज्य में एंट्री किए, जिस समय वो राज्य में एंट्री किए तो उस समय इस राज्य के अंदर दो भूमि की व्यवस्थाएं प्रचलन में थी। एक तो राजाओं के द्वारा बनाई गई व्यवस्था और दूसरी गोरखाओं के द्वारा बनाई गई व्यवस्था। इसलिए जब अंग्रेज इस राज्य में आए तो अंग्रेजों ने इस राज्य की भूमि व्यवस्था में कुछ बदलाव किए। भूमि व्यवस्था में बदलाव करने के लिए सबसे पहले अंग्रेज जब एंट्री किए तो उन्होंने इस राज्य में सबसे पहला काम क्या करवाया? भूमि बंदोबस्त, जमीन का सेटलमेंट। जमीन का सेटलमेंट क्यों करवाया? क्योंकि भैया आपका शासन जो है वो बदल चुका था ना। पहले आपके ऊपर राजाओं का शासन था, तब जो जमीन जिसके नाम पर थी गोरखा शासन काल में भी वो जमीन उसी के नाम पर रहे, इस बात के प्रमाण थोड़ा सा कम थे। इसलिए अंग्रेज जब राज्य में आए तो सबसे पहले उन्होंने भूमि बंदोबस्त करवाए। और ये बहुत कॉमन बात है, आपको पता होगा कि आने के बाद उन्होंने सबसे पहला बंदोबस्त कब करवाया? 15 लगातार, देखो 15, 16 और 17, 3 सालों में लगातार 3 बंदोबस्त करवाए, एक एक साल के बंदोबस्त। इनमें कुछ व्यवस्थाएं भी बदली गई, कुछ नियम भी बनाए गए। जैसे 15 में तो कोई खास बात नहीं हुई, लेकिन 16-17 आते आते अंग्रेजों ने सबसे पहले रजिस्टर बनाने शुरू किए, जमीन के नक्शे बनाने स्टार्ट किए। 17 वाला बंदोबस्त काफी हद तक ठीक ठाक था। आपको पता होगा कि तीसरे बंदोबस्त के तहत ही, इसी बंदोबस्त के तहत ही 1819 में अंग्रेजों ने भूमि व्यवस्थाओं के लिए पटवारी नाम के अधिकारी की भी नियुक्ति कर दी। तो उन्होंने कहा कि भाई जमीन का जो कुछ भी काम है ना वो कौन देखेगा? पटवारी देखेगा। तो पटवारी का काम था वो जमीन से संबंधित सारे नक्शे तैयार करना, जमीन से संबंधित सारे विवाद को सॉल्व करना, ये सब इसका काम हो गया। बंदोबस्त होते रहे। 17 के बाद 20 में भी बंदोबस्त हुआ, 20 के बाद 23 में भी बंदोबस्त हुआ, 23 के बाद 28 में बंदोबस्त हुआ, 28/5 33 में बंदोबस्त हुआ। हर बंदोबस्त में कुछ ना कुछ नई व्यवस्थाएं चलती रहती थी। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का पार्ट है। हिस्ट्री में आपने वैसे पढ़ा होगा या पढ़ लेंगे बाद में कि किस भूमि बंदोबस्त में क्या कुछ हुआ, पर किसी ना किसी भूमि बंदोबस्त में कुछ ना कुछ नई व्यवस्थाएं आती रहती थी।
इन सभी भूमि बंदोबस्तों में एक तो 1823 का बंदोबस्त इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पहली बार इसी भूमि बंदोबस्त में हमारे राज्य में जो भूस्वामी थे, जमीन के जो मालिक थे ना, उनका रजिस्टर तैयार किया गया। जैसे भाई हमें पता है, अभी तक हमने कहा कि देखो हमारे राज्य के अंदर ये सिस्टम पहले से चल रहा था, तो अब बताओ कौन ठातवान है, कौन सिरतान और कौन खाईकर, ये तो बस ऐसे ही पता था ना लोगों को, लोकली पता था कि हाँ भाई ये खाईकर है, ये सिरतान है, ये पहले से पता था, मुंह मुंह में याद है सबको। अब कोई कागज नहीं है ऐसा जिस पर ये अंकित हो कि कौन थातवान है। करणपुर में अगर ये प्लॉट है यहाँ पर, तो इसका मालिक कौन है, किसी कागज पर तो नहीं लिखा हुआ था। तो 23 के बंदोबस्त में ना सबसे पहले एक रजिस्टर बना, और उस रजिस्टर में एक नकली सा, तो ऐसे ही रफली एक नक्शा बनाया गया, और नक्शे में ये अंकित किया गया कि कौन सी जमीन किस व्यक्ति की है। एक तो ये अंकित हुआ। दूसरा, 23 के बंदोबस्त में ही पहली बार जो है हर गांव का, ऑलमोस्ट हर गांव की जमीन का एक नक्शा भी बनाया गया। नक्शा, मैप पहली बार कब बनाया? 1823 में, ताकि हम मैप पे दिखा सके। और मैप बनाना कोई बहुत बड़ा काम है नहीं, हम भी बना सकते हैं। भाई करणपुर का नक्शा बनाओ, तो मान लो कि भाई जमीन ऐसी है, तो मैंने दिखा दिया कि जी जमीन ऐसी है, यहाँ पर पहला प्लॉट ए का है, दूसरा प्लॉट बी का है, तीसरा प्लॉट सी का है, ऐसा ये नक्शा बना दिया। यहाँ पर जी बीच में ये खाली जमीन है, एक जमीन खाली पड़ी हुई, कुछ भी स्थितियां हो सकती है। तो ये सारा का सारा काम जिस साल किया गया वो साल 1823 था। और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम देखें तो हिंदू कैलेंडर में ये साल चल रहा था 1880, क्योंकि जो विक्रमी संवत है, जो हिंदुओं का कैलेंडर है, वो अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है। तो विक्रमी संवत में देखोगे तो कौन सा साल था? 1880। तो इसलिए इस बंदोबस्त को कई जगह आपने पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, इसको 80 साला बंदोबस्त कहा गया। ये क्यों है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट बंदोबस्त? क्योंकि आगे जो कुछ भी डिस्प्यूट होंगे, इसको 80 साला बंदोबस्त कहते हैं। अगर आगे कोई भी डिस्प्यूट हुआ जमीन का, जैसे मान लो कि 20 साल बाद, 30 साल बाद जमीन का कोई विवाद हो गया, तो 20 साल 30 साल बाद यदि जमीन का विवाद होता है, तो रेफरेंस के तौर पे हम 1823 का नक्शा देख लेंगे कि 1823 में भाई ट्रेल नाम के कमिश्नर ने ये जमीन किसके नाम पर करी थी। अगर विवाद होता है तो रेफरेंस के लिए हम नक्शा देख सकते हैं। इससे पहले तो नक्शा ही नहीं था। तो चलो ये बंदोबस्त हो गए 33 तक के। इसके बाद भी बैटन आया, तो बैटन ने भी 40 के दौर में बंदोबस्त करवाया। 40 के बाद 1861 में हमारे राज्य में बंदोबस्त हुआ, विकेट का बंदोबस्त। ये अच्छा बंदोबस्त है 1861 का बंदोबस्त, क्योंकि मैं अंग्रेजों के बारे में जो अब बात कर रहे हैं हम कि ब्रिटिश शासन में अंग्रेजों ने क्या चीज चेंज करी, उसमें सबसे बड़ा बदलाव यहां पर आया 1861। आगे देखेंगे उसको। 61 में भूमि बंदोबस्त हुआ। 61 के बाद इन्होंने 1894 से बंदोबस्त शुरू कर दिया था, पौ वाला बंदोबस्त 1990 तक। और 1928 में भी। तो अलग अलग समय पर इस राज्य में जो भूमि की अव्यवस्थाएं थी, उन अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए अंग्रेजों का पहला काम क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया? भूमि बंदोबस्त। तो देखो 3 ये है, 4 ये है, 4 3 7 और 2 9 और 9 और 2 11। तो टोटल अंग्रेज लोग 11 बार इस राज्य में लैंड सेटलमेंट करवा देते हैं। और वो अपने हिसाब से लैंड सेटलमेंट जब उन्होंने करवाया, तो अपने हिसाब से वो उस जगह तक पहुंच गए थे जहां उनको लगता था कि जमीन का जो भी डिस्प्यूटेड मामला है ना, वो हमने सुधार दिया है। उनके हिसाब से ठीक था वो। पर जब हमारा देश आजाद होगा तो हमें उसमें कुछ कमियां भी दिखाई देंगी। तो आजादी के बाद भी हम भूमि व्यवस्थाओं में कुछ परिवर्तन करेंगे। तो ये वाला पार्ट तो स्किप कर देते हैं कि अंग्रेजों के शासन काल में जब वो यहां पर आए, तो उन्होंने अलग अलग समय पर हमारे राज्य में भूमि बंदोबस्त करवाए। और ये सारे के सारे भूमि बंदोबस्त जब ब्रिटिश शासन में अंग्रेजों के द्वारा करवाए गए, तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या व्यवस्था ब्रिटिश शासन में चल रही थी? तो ब्रिटिश शासन में कुमाऊं जो है ना, कुमाऊं, इसको इन्होंने कमिश्नरी बना दिया था। आपको पता है कुमाऊं क्या था उस समय? तो सर कुमाऊं जो है वो एक कमिश्नरी हुआ करता था। तो ये जो कुमाऊं कमिश्नरी है, पूरा का पूरा कुमाऊं, इसमें टिहरी और उत्तरकाशी आप छोड़ दो तो बाकी पूरे के पूरे रीजन को क्या बोलते हैं? कुमाऊं कमिश्नरी। तो इसका मतलब टिहरी उत्तरकाशी को छोड़ के बाकी जितनी जमीन थी इस राज्य की, वो कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर आती थी। तो उस जमीन पर टैक्स लगाने का अधिकार किसके पास था? कुमाऊं कमिश्नर के पास। तो कुमाऊं कमिश्नर क्या करता था? इस राज्य में जितनी भी जमीन है, उस जमीन में जिसके नाम पे जो जमीन होगी, उस व्यक्ति से उस जमीन के बदले टैक्स लगाएगा। और जमीनों से ये जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है, इसको बोलते हैं भू राजस्व। भू मतलब जमीन और राजस्व का मतलब टैक्स। तो ब्रिटिश काल में अंग्रेज अब क्या करने लगे? इस राज्य के अंदर जो भी लैंडलॉर्ड होगा, जो भी जमीन का मालिक होगा, उससे वो टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो टैक्स कलेक्शन के लिए किसी भी राज्य में, किसी भी देश में
भू राजस्व एकत्रित करने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या होगी? तो सर सबसे छोटी इकाई होगी गांव। सबसे छोटी यूनिट क्या है? गांव। गांव में ही लोग रहते हैं और उन्हीं लोगों की तो जमीन होती है। तो गांव से ये टैक्स पहुंचना था कुमाऊं कमिश्नर तक। तो इसके लिए पहली व्यवस्था आप ये समझो कि ब्रिटिश शासन में गांव से टैक्स को और कुमाऊं कमिश्नर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या चेन सिस्टम बनाया। प्रत्येक गांव का एक मुखिया हुआ करता था, हर गांव का एक मुखिया, राजाओं के जमाने से। गांव का जो मुखिया था उसको कभी सयाना कहते, कभी प्रधान कहते, कभी कभी बूढ़ा कहते, ऐसा कह देते थे उसको। लेकिन जब अंग्रेज आए तो सबसे पहले अंग्रेजों के शासनकाल में उन्होंने प्रत्येक गांव में एक व्यक्ति की नियुक्ति करी जिसे वो लोग कहते थे प्रधान। हर गांव में एक व्यक्ति होता था, उस व्यक्ति को प्रधान कहा जाता था। प्रधान को किसी किसी स्थान पर, जैसे दक्षिणी गढ़वाल में इसको नाम दिया जाता था कमीण। तो ब्रिटिश शासन में गांव से टैक्स कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले अंग्रेजों ने एक अधिकारी की नियुक्ति करी, उसको क्या बोलते थे? प्रधान। और प्रधान या कमीण का काम क्या था? तो वो हर गांव से भू राजस्व एकत्रित करता था। प्रत्येक गांव में जाकर के, मतलब अपने अपने गांव से ये लोग टैक्स कलेक्शन का काम करते थे। ब्रिटिश शासन में ग्रामीण स्तर पर गांव गांव से टैक्स कलेक्ट करने का काम कौन करता था? प्रधान। प्रधान के नीचे एक और आदमी होता था, उसे कहा जाता था कोटाल। और कोटाल का काम क्या था? तो कोटाल का काम था टैक्स का लेखा जोखा रखना। टैक्स का लेखा जोखा, किसके नाम पर कितना टैक्स है, कितना उसने पे कर दिया, कितना बकाया है, ये सारा लेखा जोखा ग्राम स्तर पर जो व्यक्ति रखता था उसे कहते थे कोटाल। ब्रिटिश शासन में गांवों में टैक्स का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी कोटाल कहलाता, और टैक्स कलेक्टर जो था वो कौन था? वो था प्रधान। तो हर गांव से टैक्स कलेक्ट करता था प्रधान। और जमीन के जो भी डिस्प्यूट हो गए, जो भी, अच्छा आप बताओ प्रधान क्या सरकारी नौकरी करता था? नहीं। ये एक सरकार का आदमी है? नहीं। क्या ये सरकार का अंग है? नहीं। सरकारी आदमियों में वो आदमी जो जमीन के सारे मामले देखता था उसे क्या बोलते थे? पटवारी। तो ऊपर बैठा है जी पटवारी। अब क्योंकि पटवारी तो एक सरकारी नौकरी करने वाला आदमी है, इसका मतलब पटवारी किसका अंग है? तो पटवारी तो स्टेट का अंग है, राज्य का अंग है। तो ये राज्य के अधिकारी बैठे हुए होते थे। सबसे नीचे होता था पटवारी। इस सिस्टम को भी एक बार देख लो, राज्य का अंग ऐसे कैसे बनाया इन्होंने? गांव से टैक्स कलेक्ट कर रहा है प्रधान। और सरकारी नौकरी वालों में क्या होता था कि कुमाऊं कमिश्नर ने एक अधिकारी की नियुक्ति कर दी, उसको कहते थे पटवारी। पटवारी साहब के ठीक ऊपर बैठा होता था एक और अधिकारी, उसको बोलते थे कानूनगो। पटवारी के ठीक ऊपर कौन बैठा होता है? कानूनगो। ये बैठा होता था। कानूनगो के ठीक ऊपर ये लोग बैठा देते थे हर जिले के जिला अधिकारी को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। और डीएम साहब के ऊपर होता था एक डेप्यूटी कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, और डेप्यूटी कमिश्नर के ऊपर होता था कुमाऊं कमिश्नर। तो ये तो सब सरकारी नौकरी वाले लोग हैं। इन सबको मैं एक लाइन में स्टेट लिख देता हूं, राज्य लिख देता हूं। ये तो राज्य के अंग है ना, तो ये ऊपर है राज्य। और गांव से जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है वो गांव का टैक्स कहां पहुंचाना है? हमें राज्य में पहुंचाना है। गांव गांव जाकर के टैक्स कलेक्शन का काम प्रधान कर रहा है। ब्रिटिश शासन में गांव से कर एकत्रित कौन करता था? प्रधान। और उसका लेखा जोखा कौन रखता था? कोटाल। अब ये तो एक गांव की इकाई हो गई, ये तो वो यूनिट है जो टैक्स पे करेगी। और इस टैक्स को रिसीव करने वाली यूनिट कौन है? राज्य। तो राज्य और गांव के बीच ये जो हमारा ऊपर राज्य बना रखा है और नीचे ये जो हमारा गांव है, तो जरा ध्यान से समझना कि राज्य और गांव के बीच की कड़ी को कहते थे थोकदार। यहां पर एक अधिकारी बैठा दिया, इसका नाम क्या है? थोकदार। तो थोकदार ब्रिटिश काल में कौन होता था? थोकदार ब्रिटिश काल में वो अधिकारी था, वो अधिकारी जो क्या करता था? प्रधान और राज्य के बीच की कड़ी हुआ करता था। हर गांव का प्रधान टैक्स कलेक्ट करेगा, और गांव का प्रधान जब टैक्स कलेक्ट कर रहा है तो वो टैक्स कलेक्ट करने के बाद वो टैक्स जो है पटवारी या राज्य तक पहुंच जो रहा है, अगर बीच में कोई विवाद हुआ तो दोनों से बात करने वाला अधिकारी कौन होता? थोकदार। इसका मतलब हम कहेंगे कि ब्रिटिश काल में प्रधान और राज्य के बीच कर वाले मामलों में, भू राजस्व के मामलों में प्रधान और राज्य के बीच की कड़ी कौन हुआ करता था? थोकदार। तो इस सिस्टम से अंग्रेज लोग जिस समय वो हमारे राज्य पर शासन करते थे तब उन्होंने इस सिस्टम से हमारे राज्य में टैक्स कलेक्शन किया, टैक्स को इस तरीके से लिया। अब भैया राजा लोग जिस समय टैक्स लेते थे उत्तराखंड में, तो राजाओं का टैक्स लेने का जो सिस्टम हुआ उत्तराखंड में, जिस सिस्टम से राजा लोग टैक्स लेते थे
वो सिस्टम बहुत पुराना था। उसमें राजा लोग क्या करते, बस ये देखते थे कि किस व्यक्ति के पास कितनी जमीन है। जिसके पास ज्यादा जमीन होती उससे ज्यादा टैक्स लिया जाता, कम जमीन तो कम टैक्स लिया जाता। अब इसमें वो लोग ये नहीं देखते थे कि जिस आदमी के पास ज्यादा जमीन है उसकी कितनी जमीन उपजाऊ है, उन्हें कोई मतलब नहीं था। जिसके पास ज्यादा जमीन ज्यादा टैक्स, कम जमीन कम टैक्स। पर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा कि पूरे राज्य में एक जैसी जमीन तो नहीं है। देहरादून, हरिद्वार, तराई और भाबर की जमीन कम भी है तो बहुत ज्यादा उपजाऊ है ना। अगर किसी के पास देहरादून में 1 बीघा जमीन है और उसी व्यक्ति के पास पहाड़ों में 10 बीघा जमीन है, तो दोनों को हम मान लो 1 बीघा देहरादून में, 1 बीघा पहाड़ों में है, तो दोनों बराबर नहीं है ना। जो आपके मैदानों की 1 बीघा है वो बहुत उपजाऊ है तो उसमें उत्पादन भी बहुत ज्यादा होगा। पहाड़ों की 1 बीघा नहीं उसके बराबर होगी। इसलिए ब्रिटिश काल में जब अंग्रेजों ने राज्य पर शासन करना स्टार्ट किया तो उन्होंने सबसे पहले वो भूमि, वो जमीन जिस पर वो राजस्व लेते थे, जिस पर वो टैक्स लेते थे, उस राजस्व भूमि को उन्होंने 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। ब्रिटिश काल में, अंग्रेजों के शासन काल में, अंग्रेजों ने जब राज्य पर शासन करना शुरू किया तो ऐसी जमीन जिस पर वो टैक्स लेते थे उसको क्या बोलेंगे, राजस्व भूमि, उसको उन्होंने 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। पहले प्रकार की भूमि को उन्होंने नाम दिया तलाऊ भूमि, बहुत बेसिक नाम है तलाऊ भूमि। दूसरे प्रकार की भूमि को उन्होंने नाम दिया उपराऊ भूमि और तीसरे प्रकार की भूमि को नाम दिया इजरान। तो ब्रिटिश काल में जब अंग्रेज आए तो वो ये नहीं मानते थे कि भाई पूरे राज्य की जमीन एक जैसी है। उन्होंने पहले जमीन के 3 अलग अलग टुकड़े किए। एक भूमि को तलाऊ कहा गया, एक को उपराऊ कहा गया और एक को इजरान कहा गया। अब तलाऊ भूमि वो ऐसी भूमि को कहते थे जिस भूमि पर सिंचाई की जा सकती है, यानी जो सिंचित भूमि होती है, सिंचित भूमि, इसे वो तलाऊ नाम दे दिए। तलाऊ का मतलब ही क्या हुआ, तलाऊ मतलब जिसकी सिंचाई की जा सकती है। तो मतलब नदी और उसके आसपास के क्षेत्र में जो जमीन होगी उस भूमि को क्या कहा जाएगा, तलाऊ भूमि। अब क्योंकि तलाऊ भूमि एक सिंचित भूमि होती है इसलिए ये हमारे राज्य की सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि भी होगी। सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि कौन सी होगी, तो भाई तलाऊ भूमि होगी क्योंकि उसकी सिंचाई की जा सकती है। दूसरे कैटेगरी में उन्होंने भूमि रखी इजरान। इजरान भूमि वो भूमि है जो असिंचित होती थी, असिंचित, और सिर्फ असिंचित नहीं, असिंचित के साथ साथ ये कंटिल भूमि भी हुआ करती थी। असिंचित के साथ साथ कंटिल भूमि, कैसे समझना इसको, असिंचित के साथ कंटिल भूमि का मतलब क्या हुआ। आप फॉर एग्जांपल ये मान के चलो, ये मान लो कि मान के चलो ये हमारे पर्वतीय क्षेत्र में कोई नदी है। अब देखो इस नदी के आसपास में जितने भी खेत होंगे ना, ये नदी के आसपास के जितने भी खेत होंगे, तो भाई इन सभी खेतों की तो सिंचाई की जा सकती है। तो ये कैसी भूमि हो जाएगी, ये तलाऊ भूमि हो जाएगी। कोई खेत या कोई भूमि आपकी ऐसी है जिसके आसपास में कोई भी नदी, नाला, तालाब नहीं है और उसकी आप सिंचाई नहीं कर सकते हैं। एक जमीन है आपके गांव के बगल में है, ये आपका गांव है और आपके गांव के बगल में ये जमीन है, पर आसपास में कोई नदी नहीं है, बिल्कुल भी नदी नहीं। आप इस जमीन पर खेती कर सकते हो, जी बिल्कुल कर सकते हैं। खेती करने में क्या दिक्कत है, बस सिंचाई नहीं कर सकते हो। तो ये वाली जो जमीन है, इस जमीन को उपराऊ कहते थे। इसका मतलब उपराऊ कौन सी भूमि हो गई, असिंचित बट कृषि योग्य, कृषि कर सकते हैं बट असिंचित है। तीसरी जमीन, जी ये पहाड़ है सर, ऐसा पहाड़ बना हुआ है और इस पहाड़ पर बने हुए खेत, तो देखो पानी तो वहां पहुंच नहीं सकता, ऊपर से हिमालय का पहाड़ है, हिमालय के पहाड़ पर जमीन भी बिल्कुल अच्छी नहीं, मिट्टी भी बिल्कुल अच्छी नहीं, तो ये बेकार सी जमीन, एकदम सी बेकार जमीन, सिंचाई भी नहीं हो सकती और वो खेती के योग्य भी नहीं है। वहां खेत इतने छोटे होंगे, जोत का आकार इतना छोटा कि आप बैल भी नहीं रख सकते दो उसमें, बहुत छोटे छोटे खेत, सीढ़ीदार खेत एक हिसाब से। तो ये वाली जो जमीन है इसको बोलते हैं इजरान, जो क्या है, असिंचित है प्लस क्या है, कंटिल। कंटिल मतलब वन की जमीन, बढ़िया जमीन है, जंगल की जमीन है, असिंचित भी है और कंटिल भी है, तो उसको इजरान कहते हैं। तलाऊ मतलब जिसकी सिंचाई की जा सकती है, और उपराऊ मतलब असिंचित है पर कृषि योग्य है, उस पर खेती की जा सकती है। तो अंग्रेजों ने ऐसे 3 कैटेगरी बना दिए। इजरान भूमि क्या होती है, असिंचित प्लस कंटिल, और उपराऊ भूमि क्या होती है, असिंचित लेकिन कृषि योग्य। असिंचित कृषि भूमि को मतलब इस पर खेती की जा सकती है, असिंचित कृषि भूमि जो है उसे अंग्रेजों ने नाम दे दिया उपराऊ। ठीक है,
अब तलाव का मतलब, इनके टाइम पीरियड में तलाव का मतलब क्या होता था, तो इन्होंने कहा जी कि तलाव का मतलब है सिंचित भूमि। अब तलाव भूमि को भी अंग्रेजों ने अपने टाइम पीरियड में 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। उन्होंने कहा कि तलाव में भी, सिंचित भूमि में भी जो सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि होगी उसे वो कहते थे सेरा। सेरा होते गांव में खेत का सेरा। तो देखो, तलाव का पहला प्रकार सेरा, जो सिंचित भूमि थी, और तलाव भूमि या सिंचित भूमि का दूसरा प्रकार था, उसको बोलते थे पणचर। ये भी तलाव भूमि, मतलब ये भी सिंचित है, पर ये सेरा की तुलना में थोड़ा कम उपजाऊ क्षेत्र होते थे। और तलाव भूमि का ही एक वो प्रकार जो इतना ज्यादा तलाव है कि जितना आपको चाहिए ही नहीं। सिंचित भूमि ऐसी भूमि होती है जिस पर हम सिंचाई कर सकते हैं, पर सोचो कि यहां इस नदी के किनारे यहां पर एक खेत हो जाए, यहां पर आप मानो यहां पर खेत है, तो इस खेत में ना चाहते हुए भी नदी का पानी 24 घंटे आ रहा है। तो ये वाला जो खेत है ना, मतलब ठीक है कि अगर आपका खेत नदी के किनारे है तो आप सिंचाई कर सकते हैं, पर इतना भी थोड़ी चाहिए था कि बिल्कुल नदी के किनारे हो गया ना। तो ए वाला जो खेत है आपका, इसमें 24 घंटा पानी है, जब नहीं भी पानी चाहिए तब भी आपको पानी मिल रहा है। तो ए वाली जो भूमि होती थी इसको बोला जाता था सीमार, इसको नाम देते थे सीमार। इसका मतलब सीमार क्या होती थी, तो सीमार दलदली भूमि हुआ करती थी, ऐसी जमीन जिस पर दलदल हो, दलदली भूमि जो होती थी उसको बोलते थे सीमार। तो ब्रिटिश काल में सबसे पहले उन्होंने राजस्व भूमि को 3 अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड किया। तलाव भूमि बनाई, उपराव भूमि बनाए और इजरान भूमि बनाए। तलाव भूमि के 3 टुकड़े कर दिए, सेरा, पणचर, सीमार। सीमार का मतलब क्या होता है, दलदली भूमि, पर लेकिन उपजाऊ है। तीनों के तीनों खेत जो है नदी घाटियों में स्थित होते थे, इसलिए उपजाऊ होते थे। अब उपराव भूमि का मतलब है ऐसी जमीन जिसमें सिंचाई नहीं की जा सकती, उखर बोलते इसको। उखर खेत होते गांव में, ऐसे खेत सारी में होते हैं, ऊपर पहाड़ों में। तो इन खेतों में सिंचाई नहीं हो सकती है, लेकिन इनमें कृषि हो सकती है। तो इसके भी उन्होंने 2 अलग अलग कैटेगरी बना दी। उपराव भूमि में वो भूमि जहां सिंचाई नहीं हो सकती पर खेती अच्छी होती थी, उसको वो नाम देते थे अव्वल। और उपराव भूमि का वो प्रकार जहां खेती हो सकती पर बहुत अच्छी नहीं होती थी, उसको वो लोग नाम देते थे दोयम। जैसे एक सिस्टम बना दिया। इजरान तो बिल्कुल कंटिल भूमि थी, जहां की उत्पादन क्षमता ना के बराबर है, सबसे बेकार भूमि, उसको वो नाम देते थे इजरान। इजरान को बुनिया भूमि भी कहते हैं। बुनिया मतलब जंगल की भूमि। इसको कंटिल भूमि भी कहते हैं, बुनिया भूमि, कंटिल भूमि, ये सब इसके नाम है। तो अंग्रेजों के शासन काल में जब अंग्रेजों ने हमारे राज्य पर एंट्री करी, तो राज्य के अंदर सबसे पहले मैंने बात करी ऐसी भूमि की जो राजस्व है, जिस पर रेवेन्यू लेते हैं वो। तो राजस्व भूमि को तो उन्होंने ऐसे बांट दिया। ठीक, तो इस राज्य में जो लोग उस समय रहते होंगे, तो उनके नाम पर जो भी जमीन थी, किसी भी व्यक्ति के नाम पर जमीन चढ़ाना हटाना, उसके लिए बंदोबस्त हो रहे थे। यदि ये जमीन आपकी है, आपके नाम पर नहीं है, तो जब बंदोबस्त होगा तो करवा दो अपने नाम पर। आपकी जमीन है, धोखे से किसी ने छीन ली, तो अब बंदोबस्त अधिकारी जब आएगा तो करवा लो अपने नाम पर, उसमें क्या दिक्कत है, वो तो आराम से चल रहा है। और बाकी जमीन के कितने प्रकार बना दिए, 3 प्रकार। तो जिस समय अंग्रेज हमारे राज्य पर शासन करने आए, उत्तराखंड पर, तो जिस समय उत्तराखंड पर शासन करने के लिए अंग्रेजों ने एंट्री करी, तो अब उनको बंदोबस्त के दौरान एक चीज की समस्या आई कि राज्य के अंदर बहुत सारी जमीन ऐसी भी थी, हमारे राज्य में बहुत सारी जमीन ऐसी थी जो जमीन बंजर पड़ी हुई थी। जब वो सेटलमेंट कर रहे हैं, भाई ये खेत तलाऊ खेत है, किसका, इसने कहा मेरा, तो इसके नाम पे चढ़ गया। हाँ भाई ये किसका, इसका, इसके नाम पे चढ़ गया। अब वो ऐसा चल रहे हैं, अब उनको एक खेत मिल गया, एक जमीन मिल गई, 1 बीघा की जमीन बंजर पड़ी हुई है। आपने पूछा कि ये खेत किसका है, उन्होंने कहा किसका है हमें नहीं पता, मतलब बहुत साल पहले इनके दादा परदादा का था, अभी फिलहाल 15-20 सालों से ये बंजर पड़ा हुआ है। तो ऐसी जमीनें जो बंजर पड़ी हुई थी, उन जमीनों को नाम दिया गया केसर ए हिंद भूमि। ब्रिटिश शासन में वो जमीन जो कैसी पड़ी हुई थी, बंजर। अच्छा, उसके बंजर होने का मतलब ये नहीं है कि वो उपजाऊ नहीं है, हो सकता है वो उपजाऊ है और कोई उस पर खेती नहीं कर रहा है। तो ब्रिटिश शासन में जो बंजर पड़ी हुई भूमि थी, बांझा पड़ गई जो भूमि, मतलब बंजर क्या होता था, बांझा मतलब कुछ नहीं हो रहा, वहां कोई खेती बाड़ी कुछ नहीं, और घास वास ऐसे ही लगा हुआ है, तो उस भूमि को अंग्रेजों ने नाम दिया केसर ए हिंद भूमि। केसर ए हिंद भूमि। जब कभी भी राज्य में, आज भी ध्यान रखना, अगर सेटलमेंट कभी होता है ना,
कभी भी बंदोबस्त होता है तो बंदोबस्त से पहले एक चक्कर अपने अपने गांव चल जाना, अगर गांव के खेत तुम्हारे बंजर पड़े हुए लंबे समय से। क्योंकि यदि आपके गांव का खेत पिछले 10 से 12 से 15 सालों से बंजर पड़ा हुआ है तो वो केसर ए हिंद में चढ़ जाएगा फिर। और केसर ए हिंद का मतलब होता है सरकारी जमीन। अगर कोई भूमि केसर ए हिंद भूमि घोषित हो गई तो इसका मतलब उस भूमि पर मालिकाना हक आपका नहीं होगा, आपकी नहीं हो जमीन, और सरकार के अधिकार क्षेत्र में चढ़ जाएगी। तो उस समय उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, सबसे पहले हमारे राज्य के अंदर जितनी भी बंजर भूमि थी, जितनी उनको बंजर भूमि मिली, उस भूमि को उन्होंने केसर ए हिंद भूमि घोषित कर दिया। और केसर ए हिंद भूमि का मतलब है कि उस पर किसका शासन हो गया, गवर्नमेंट का। अब चाहे वो ब्रिटिश सरकार का हो या बाद में वो उत्तराखंड सरकार को या भारत सरकार को मिले, क्या फर्क पड़ता है, पर उसको क्या कहा गया, केसर ए हिंद भूमि। ये जो केसर ए हिंद भूमि का कॉन्सेप्ट था, ये चलता था पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, पहाड़ों में। पहाड़ों में यदि कोई भूमि बंजर पड़ी हुई है तो जो बंजर भूमि होती थी वो उसको नापते ही नहीं थे। जब ये किसी की है ही नहीं तो उसकी पैमाइश क्यों करे। अंग्रेज जब भूमि बंदोबस्त करवाते थे तो भूमि बंदोबस्त में खेतों को नापेंगे। क्यों नापेंगे जी सर, इसलिए नापेंगे खेतों को ताकि उसके अनुसार आपका क्षेत्रफल निकाला जाए, फिर आप पर टैक्स लगाएंगे। पर कोई जमीन बंजर पड़ी हुई है तो उसको नापते ही नहीं थे। इसलिए केसर ए हिंद भूमि को क्या भूमि भी कहते हैं, बेनाप भूमि भी कहते हैं, बेनाप भूमि। इसी को बेनाप भूमि कहा जाता था, बेनाप भूमि। ठीक है, बेनाप मतलब उसको कभी नापा ही नहीं गया। क्यों नहीं नापते थे जी, क्यों नापे हो, तो बांधा पड़ी है जमीन, तो है ना, बेनाप भूमि। पर भैया कौन से क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्रों में। जो हमारे मैदानी क्षेत्र है, देहरादून, हरिद्वार, इधर का जो मैदानी क्षेत्र है, इस मैदानी क्षेत्र में उस समय जो भूमि ऐसी थी, मतलब बंजर पड़ी है और जिसको नापा ही नहीं गया, जिसका मापन उस समय हुआ ही नहीं, उस भूमि को अंग्रेजों ने नाम दिया नजूल भूमि। मैदानी क्षेत्रों में जो भूमि मापन नहीं हुई, जिस जमीन को नापा नहीं गया, उस जमीन को ये लोग क्या नाम देते थे, उसको नजूल भूमि कहते थे। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में नजूल भूमि, नजूल भूमि का मतलब समझना, मैदानी क्षेत्रों की जो बेनाप भूमि होती है उसे कहते हैं नजूल भूमि। ठीक है, नजूल भूमि। अब ये जो नजूल भूमि थी इसका तो मापन हुआ ही नहीं, ये तो नापी ही नहीं गई, आज तक वो मामला चल रहा है। अब जो नजूल भूमि है ना, और मान लो मैदानी क्षेत्र में आपका कहीं पर मकान है या प्लॉट है, आप कहीं पर रह रहे हैं, अब वो जमीन ब्रिटिश शासन में नजूल भूमि घोषित हो गई तो वो जमीन आपके नाम पर नहीं होती है फिर, और तुम्हारी जमीन थोड़ी ही है, वो तो नजूल भूमि है। और उत्तराखंड सरकार 2009 से एक मुद्दे के पीछे लगी हुई है। 2009 से उत्तराखंड सरकार क्या कर रही है कि जिन जिन के पास नजूल भूमि है मैदानी क्षेत्रों में, उनको मालिकाना हक दिया जाए। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, जैसे आपका मकान है और आपका मकान जिस जगह पर बना हुआ है और मान लो कि वो जमीन है नजूल भूमि, तो आप क्या करोगे कि आपका मकान जिस नगर निगम के अंदर आता है या जिस नगर पालिका के अंदर आता है, उनको एक धनराशि दे दोगे और उसके बाद उस जमीन पर आपका मालिकाना हक हो जाएगा। तो इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी, उसको बोलते हैं नजूल पॉलिसी। नजूल नीति 2009 में बनाई गई थी। 2009 में नजूल नीति भी राज्य सरकार के द्वारा तैयार करी गई। उत्तराखंड सरकार ने जो है नजूल नीति तैयार करी थी साल 2009 में। ठीक है, नजूल भूमि मतलब मैदानी क्षेत्रों की वो भूमि जो अंग्रेजों ने नापी ही नहीं, उसको नजूल भूमि कहते। तो 2009 में तो राज्य सरकार लगभग सारा काम कर रही थी। 2018 वाले संशोधन में जब भूमि संशोधन हुआ था तो 2018 में पूरा काम हो गया, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको चैलेंज कर दिया। एक्चुअल में क्या हुआ ना कि अंग्रेज जब यहां से गए तो अंग्रेजों ने ये जमीन है, पूरे भारत की जो जमीन है, वो किसको ट्रांसफर करी, जो क्षेत्र अंग्रेजों के पास था, क्या उन्होंने वो राज्य सरकार को दी कि भारत सरकार? भारत सरकार। तो जो नजूल भूमि है वो ब्रिटिश शासन ने किसको ट्रांसफर करी थी? भारत सरकार को। इसलिए नजूल भूमि पर राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार का भी कब्जा होता है। तो अब इन्होंने केंद्र सरकार को अपने दस्तावेज भेज दिए। तो पहाड़ों में जो भूमि अंग्रेजों ने नहीं नापी थी उसको केसर ए हिंद भूमि नाम दे दिया, और मैदानी क्षेत्रों में जो भूमि अंग्रेजों ने नहीं नापी उसको उन्होंने क्या नाम दिया? उसे कहा नजूल भूमि। नजूल भूमि के लिए पॉलिसी बनाई थी ये साल 2009 में। तो अंग्रेजों के शासनकाल में ये सारी कहानी हो गई। ठीक, अब आओ सबसे इंपॉर्टेंट बात पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि ये भाई हमारे गांव का मैप है। ठीक है, ये हमारे गांव की आवासीय भूमि है, यहां पर मकान बने हुए, ये पूरा का पूरा अंग्रेजों के जमाने की मैं बात कर रहा हूं। ये देखो, ये पूरा का पूरा अंग्रेजों के शासनकाल में हमारा गांव है। अब यहां तो हमारा गांव है, इसके बाद हमारे गांव के खेत स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसे ही तो होगा तुम्हारे गांव में भी,
गांव के अंदर थोड़ी होगा खेत ना। ऐसा देखो, ये गांव खत्म हुआ और इसके बाद हमारे गांव वालों के खेत है, ये बना रखे हैं खेत, ठीक है, ऐसे खेत बना रखे हैं। तो जब अंग्रेज हमारे राज्य पर शासन कर रहे थे तो उस समय जिन लोगों के पास ये खेत अंग्रेजों ने दिए, मतलब जो इस जमीन या इस खेत के मालिक होते थे, उनको जनरली हम किसान बोलते, किसान। पर ऐसे लोग जो इस भूमि के स्वामी होते थे या किसान होते थे, उनको अंग्रेज लोग नाम देते थे काश्तकार। उनको नाम दिया जाता था काश्तकार। काश्तकार मतलब होता है छोटा किसान, है ना, जो छोटा किसान होगा उसे काश्तकार कहा जाता था। तो अब किस काश्तकारों के क्या अधिकार है, उनके पास कितनी जमीन है, कौन सी नजूल भूमि है, कौन सी कैसी भूमि है, इसके लिए ब्रिटिश शासन में, अंग्रेजों के शासन काल में जब हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे तो उन्होंने सबसे पहले एक कानून बनाया, उसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम। सबसे पहले अंग्रेजों ने राज्य, पूरे उत्तर प्रदेश राज्य के काश्तकारों के लिए यानी छोटे किसानों के लिए कानून बनाया जिसमें काश्तकारों के अधिकारों का उल्लेख किया गया था और उसे कहते हैं उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम। और यह किस साल पारित हुआ? 1939 में, 1939 में। जो भी छोटे छोटे किसान थे, उन सभी किसानों को उनके अधिकार देने संबंधी एक कानून पारित किया गया और उसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम। और इस उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम के तहत जो ग्रामीण छोटे छोटे किसान थे उनको भूमि से संबंधित अधिकार प्रदान कर दिए गए। अब यहां पर एक बढ़िया बात सुनो। अब देखो अंग्रेज लोग कितना दूरदर्शी थे। उन्होंने कहा कि भाई धीरे धीरे देखो पॉपुलेशन तो भाई बढ़ेगी ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे जनसंख्या बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा कि इस गांव के खेत ना यहां तक है, इतना ये खेत। इसके बाद क्या स्टार्ट हो रहा है सर? इसके बाद वन स्टार्ट हो रहा है, जंगल स्टार्ट हो रहा है। अब यहां पर डिपेंड करता है कि जंगल किसका है। अगर गांव का ही है तो वन पंचायत के अंतर्गत आएगा और सरकार का है तो वन विभाग के अंतर्गत आएगा, लेकिन है तो जंगल ना। तो उन्होंने कहा कि देखो ये खेत हमेशा यहीं तक तो रहेंगे नहीं, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी आपको ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में जहां पर खेत खत्म हो रहे वहीं पर हम बाउंड्री लाइन नहीं खींच देंगे कि भाई यहाँ पे गांव का जमीन खेत खत्म, लाइन खींच दो भाई यहाँ पे, इसके बाद आप खेत आगे नहीं बढ़ा सकते। उन्होंने क्या किया, तो वनों के अंतर्गत आने वाली कुछ भूमि को छोड़ दिया। ऐसा क्यों छोड़ दिया? कि भविष्य में इसमें भी नई काश्तों का निर्माण होगा, यहां पर नए खेत बनाए जा सकते हैं और जब नए खेत बनेंगे तो वो खेत भी इसी गांव वालों को आवंटित होंगे। तो ब्रिटिश शासन में वो भूमि जो नए काश्तों के निर्माण के लिए छोड़ दी गई थी, जहां पर फ्यूचर में जाकर के आप नए खेत बना दो। जैसे गांव में मान लो मेरा खेत है, यहां पर, यहां खेत है, ये खेत है, इसके बाद मैंने देखा आगे यहां कुछ जमीन नहीं है। गांव में क्या होता है ना कि खेत तो है हमारे, खेत के अलावा आपको जंगल का भी कुछ क्षेत्र मिला हुआ रहता है ना, ऐसा बिट्टा मिल जाता पूरा, ये बिट्टा हमारा, ये बिट्टा हमारा। अब अगर ये बिट्टा पूरा का पूरा हमारा है तो मैं वहां पर खेत बनाना चाहता हूं, बनाओ, क्या दिक्कत है। तो ब्रिटिश शासन में उन्होंने क्या किया, नए काश्तों के निर्माण के लिए यानी नए खेतों के निर्माण के लिए जो भूमि छोड़ दी थी उसे कहते थे बेपड़ा भूमि। उसे क्या नाम देते? बेपड़ा भूमि। तो क्या लिखोगे? बेपड़ा भूमि क्या होती थी? नए काश्तों के निर्माण के लिए छोड़ी गई भूमि जिसमें नई काश्त का गठन होगा, उसे कहते थे बेपड़ा भूमि। ब्रिटिश शासन में नई काश्तों के निर्माण के लिए जिस भूमि को छोड़ा गया था उस भूमि को बेपड़ा भूमि के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बेपड़ा भूमि के नाम से इस भूमि को जाना जाता था। चलो खत्म करें ये अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजों के शासन काल में हमें यह बात समझ आई कि भाई जिस जमीन पर तो वो राजस्व लेते थे उसके उन्होंने 3 टुकड़े कर दिए। अब डिपेंड करता है कि अच्छा टैक्स भी अंग्रेज उसी हिसाब से लेते कि जिसके पास जितनी ज्यादा तलाऊ भूमि उतना ज्यादा टैक्स। इजरान भूमि आपके पास 50 बीघा क्यों ना हो, टैक्स नहीं बढ़ेगा। तो देखते थे कि वैल्यूएबल जमीन कितनी है आपके पास और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोग पर टैक्स अप्लाई करते थे, हम लोग पर टैक्स अप्लाई करते थे। तो ये सिस्टम चला। पर इस पूरे सिस्टम में, क्योंकि हमारा राज्य जो है उस समय उत्तर प्रदेश के अधीन आता था, तो इस पूरे सिस्टम में जो सबसे बड़ी कमजोरी थी, जो सबसे बड़ा टेंशन था, वो ये कि गांव के अंदर रहने वाला जो किसान है, जो कृषक है, जो काम कर रहा है, गांव का जो किसान है, और जो आपका स्टेट है, राज्य है, स्टेट का मतलब अंग्रेज, ये नहीं चाहता था कि मैं डायरेक्टली इस आदमी से उलझूं, सीधा गांव जाऊं और गांव के किसान से मैं टैक्स कलेक्ट कर रहा हूं और मान लो कि उसने ना दिया तो कौन इतना लंबा चौड़ा झंझट पाले। तो इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, गांव का जो किसान था
और ये टैक्स पेयर था, टैक्स देता था, और टैक्स लेने वाला कौन था? तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने और किसानों के बीच में एक आदमी को बैठा दिया, उस आदमी को कहा जाता था जमींदार। जैसे एक गांव है बहुत बड़ा, तो उन्होंने कहा यार हम नहीं टेंशन लेंगे, कौन जाए घर घर में ना टैक्स कलेक्ट करने। उन्होंने पूरे गांव की जमीन इस व्यक्ति को दे दी कि भाई इस गांव का मालिक तू है, जमींदार। तो वही सिस्टम आ गया जो राजाओं के जमाने था, थातवान वाला। जैसे राजा अपनी पूरी जमीन थातवान को दे देता था, ऐसे ही अंग्रेजों ने हर गांव में एक एक आदमी बैठा दिया, उसको कह दिया जमींदार। और अंग्रेजों ने शॉर्टकट के चक्कर में, अपना टेंशन खत्म करने के चक्कर में गांव की सारी जमीन दे दी जमींदार को। लो जी जमीन तुम्हारे नाम पे है और तुम इसके छोटे छोटे टुकड़े करो और अपने गांव के किसानों को बांटो, उनसे टैक्स कलेक्ट करोगे तुम, हम लेंगे डायरेक्टली तुमसे। तो भारतवर्ष में अंग्रेजों ने ये जो भूमि की व्यवस्थाएं बनाई, उस भूमि की व्यवस्था में एक नेगेटिव पॉइंट भी आ गया कि जमींदारी की व्यवस्था शुरू हो गई, जमींदार आ गए बीच में। देश आजाद हुआ, देश की आजादी के बाद जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, अंग्रेज तो चले गए पर जमींदारी की व्यवस्था यहीं छोड़ दी। तो अब जब अंग्रेज यहां से गए तो उस समय क्या प्रॉब्लम आएगा कि गांव की जो जमीन है वो जमीन कागज पर किसके नाम हो रखी है, जमींदार के नाम। ऊपर से भारत की संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी और संविधान सभा ने संविधान के निर्माण में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार का भी दर्जा दे दिया। तो संपत्ति के अधिकार के मौलिक अधिकार का दर्जा मिलते ही अब किसी व्यक्ति की संपत्ति को राज्य नहीं छीन सकता, वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब संविधान लागू हो गया तो संविधान के लागू होने के बाद अब इस चीज के ऊपर चर्चा हुई कि भाई जमींदारी की व्यवस्था को कैसे समाप्त करें। क्या हो रहा है कि हमारे गांव में अगर 100 किसान रहते हैं तो 100 किसानों में से अधिकांश किसान ऐसे हैं जिनके नाम पर जमीन है ही नहीं, खेत उनका है, खेती वही कर रहे हैं 10-10, 50-50, 100-100 साल से। लेकिन जब ऑन पेपर चेक करवाया तो पता चला जमीन तो जमींदार के नाम पर है। तो सारी की सारी जमीन और जमींदारों के नाम पर निकल रही थी। तो ये बड़ा पंगा पड़ गया ना। तो फिर भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद कहा कि चलो अब जमींदारी को खत्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए पूरे भारतवर्ष में भूमि सुधार कार्यक्रम चलाए गए कि जो जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन अंग्रेजों ने किया है ना, इस जमीन के डिस्ट्रीब्यूशन सही करो भाई, जमीन सही करो। गांव में 100 लोग रह रहे हैं और जमीन किसके नाम पर, किसी के भी नाम पर नहीं है और सारी जमीन जमींदार के नाम पर है। तो जमीन ये जो भूमि है इसमें सुधार लाओ। तो उसके लिए भूमि सुधार कार्यक्रम चलाए गए। और भूमि सुधार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, भूमि का सुधार कैसे होगा? भूमि सुधार में सबसे बड़ा पंगा कौन कर रहा था, जमींदार। तो सबसे पहले बोला कि ये जमींदारी की व्यवस्था खत्म करो। केंद्र सरकार ने जमींदारों से उलझने का फैसला नहीं लिया, उन्होंने कहा हम नहीं उलझते। और उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने राज्यों को यह कह दिया कि किसी भी राज्य के अंदर जमींदारी से संबंधित या जमीन से संबंधित जो भी मामले हैं वो सभी के सभी मामलों पर कानून बनाए राज्य सरकार। अनुसूची 9 डाल दी और अनुसूची 9 में भूमि सुधार संबंधी कानून डालकर राज्यों को यह पावर दे दी कि भूमि सुधार संबंधी कानून आप बनाओ। तो जब देश आजाद हुआ तब उत्तराखंड तो था नहीं, तब था उत्तर प्रदेश। तो अब उत्तर प्रदेश ने जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए कानून का निर्माण करना शुरू किया। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सबसे पहला जो कानून बनाया गया उसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम। एक ऐसा कानून जिसमें उत्तर प्रदेश, पूरे यूपी के अंदर जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए जो कानून बनाया गया उसे कहते हैं उत्तर प्रदेश जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम। पूरा नाम होता है उसका उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि वितरण अधिनियम। अब ये जो एक्ट बनाए गए हैं जमींदारी को खत्म करने के लिए, ये जो कानून बनाए गए हैं इनका ईयर आपको याद रखना है क्योंकि पेपरों में इनका ईयर आता है। तो उत्तर प्रदेश जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट जो है ये बनाया गया 1950 में, 1950 में। पूरे उत्तर प्रदेश की जो जितना उत्तर प्रदेश का जमीन है उस पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश की जो जमीन है वहां से जमींदारी की व्यवस्था को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम बनाया गया। किस साल पारित हुआ ये? 1950 में। और 26 जनवरी 1951 से इसको पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया। और हम भी तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे। उत्तर प्रदेश जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 किस वर्ष पारित हुआ? तो पारित होने का साल 1950। और इसे लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1951 को, अगले साल इसे पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया। अब देखो ये जो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम था 1950 का, ये अधिनियम कहता क्या था?
इस अधिनियम में यह कहा गया कि राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं रख सकता है। तो ये जो 12.5 एकड़ भूमि हो गई ना, ये हो गई जमीन की हदबंदी। हदबंदी मतलब मैक्सिमम लिमिट, इससे ज्यादा कोई नहीं रख सकता। तो अब अगर किसी जमींदार के पास 100 एकड़ जमीन हो, 200 एकड़ जमीन हो, तो 12.5 एकड़ उसी के पास रहेगी और बाकी सारी की सारी जमीन राज्य सरकार ले लेगी। राज्य सरकार वो लेकर के जमीन को क्या करेगी? आवंटित करेगी, लोगों को देगी ना। तो उत्तर प्रदेश जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट 1950 जो है वह 26 जनवरी 1951 ईस्वी को लागू हुआ और इस एक्ट के तहत भूमि की जो हदबंदी है वो कितनी तय कर दी गई? 12.5 एकड़ कि इतनी जमीन रख सकते हो आप। इससे ज्यादा आपके पास 1 इंच भी जमीन होगी तो सरकार उसको छीन लेगी। फिर सरकार ने वो जमीन ले ली अपने हिस्से। तो जब ये उत्तर प्रदेश जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट लागू हुआ तो इस समय हमारे राज्य के अंदर जो भी लैंडलॉर्ड थे, जो भी भूमि के मालिक थे, भूमिधर थे, अब उनका क्लासिफिकेशन किया गया, अब उनका वर्गीकरण किया गया। तो उत्तर प्रदेश जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट 1950 के तहत पूरे राज्य के अंदर रहने वाले जो जमींदार थे, जमींदार छोड़ो या भूमिधर कह लो, अब तो जमींदार नहीं रहेंगे क्योंकि जमीन गई उनकी, तो जितने भी लैंडलॉर्ड थे, जिन जिन के पास जमीन थी, उनको 4 हिस्सों में विभाजित किया गया। भूमिधरों में पहले प्रकार का भूमिधर कहलाता था संक्रमणीय भूमिधर। पहले प्रकार के भूमिधर को क्या बोलते थे? संक्रमणीय भूमिधर। संक्रमणीय भूमिधर वो भूमिधर होता था जो अपनी जमीन को बेच सकता था। मतलब जो थातवान थे ना किसी जमाने के, जिनकी जमीन अपनी खुद की थी, तो उनको संक्रमणीय भूमिधर में रख दिया गया और ये लोग अपनी जमीन जो है वो बेच सकते थे। दूसरी कैटेगरी में रखा गया असंक्रमणीय भूमिधरों को। असंक्रमणीय भूमिधरों को, असंक्रमणीय भूमिधर की लिस्ट में उन लोगों को शामिल किया गया जिनके नाम पर जमीन तो थी पर वो अपनी संपत्ति को बेच नहीं सकते थे, जो अपनी जमीन को बेच नहीं सकते थे। जनरली इसमें कौन से लोग आए? इसमें उन लोगों को शामिल किया गया जिनको राज्य सरकार ने केसर-ए-हिंद भूमि आवंटित की थी। जब हमारा देश आजाद हुआ तो देश की आजादी के बाद सरकार ने यह भी तो किया कि जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन बांटो। तो जो जमीन आपको मिली है, सरकार ने जो जमीन आपको दी है, यदि वो तलाऊ है तो आप उसको बेच सकते हैं क्योंकि वो संक्रमणीय भूमिधर हो गए आप। पर कहीं पता चला कि राज्य सरकार ने जो जमीन आपको दी है कि चलो अपना गुजारा बसारा करो इस पर, और वो जमीन केसर-ए-हिंद भूमि निकल गई, तो ऐसी वाली भूमि को भूमिधर क्या कहलाएगा? असंक्रमणीय। यानी कि अगर राज्य के अंदर कोई लैंडलॉर्ड या भूमिधर असंक्रमणीय है तो वो व्यक्ति अपनी भूमि को बेच नहीं सकता इस एक्ट के अनुसार। तीसरे नंबर पर रखा गया आसामी। तीसरे जो भूमिधर थे उन्हें कहा गया आसामी। ये तीसरे प्रकार के भूमिधर थे, इन्हें कहा गया आसामी। आसामी किसे कहा जाता था? तो आसामी ऐसे लैंडलॉर्ड होते थे जिन्होंने किसी व्यक्ति से जमीन लीज पर या लगान पर ले रखी है। जैसे मान के चलो कि मैं तुमसे 10 एकड़ जमीन ले लेता हूं और उस 10 एकड़ जमीन को मैंने ले लिया 40 साल के लिए। कब लिया जी? मैंने लिया जी 1945 में। अब 1945 में तुम्हारा मेरा एग्रीमेंट हो गया कि ये जमीन मेरे पास 40 साल तक रहेगी, हर साल का मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा भाई, ये शर्त है। अब 1945 में पूरा एग्रीमेंट हुआ और 46, 47 देश आजाद हो गया। अब देश के आजाद होने से हमारा एग्रीमेंट थोड़ा ही टूट जाएगा ना, हमारी क्या गलती भाई इसमें? तो जिन लोगों ने किसी व्यक्ति से जमीन लीज पर या लगान पर ले रखी थी तो उन भूमिधरों को रखा गया तीसरे नंबर पर और उन्हें कहा गया आसामी। और फिर बच गए ऐसे लोग जिनके पास स्वतंत्रता से पहले जमीन थी ही नहीं और राज्य सरकार ने उन्हें जमीन दी, उन्हें कहा गया पट्टेदार। पट्टा तो आपने नाम सुना होगा, सरकार जो है व्यक्तियों को आवंटित कर देती है जमीन। लो जी पट्टा का जमीन है, ये पट्टा रखो, आप इतना का पट्टा दे दिया और इस पर आप अपना चलाओ, गुजर बसर करो। तो उत्तर प्रदेश जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट 1950 में भूमिधरों को कितने भागों में विभाजित किया गया था? 4 भागों में विभाजित किया गया था। जब 4 भागों में ये भूमिधर आवंटित हुए तो समझना कि इस एक्ट के लागू होने के बाद जौनसार भाबर और जो उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र है, इस एक्ट की कुछ धाराएं उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होती थी। इसलिए जौनसार भाबर के लिए और कुमाऊं के लिए अलग से भूमि या फिर जमींदारी विनाश के कानून बनाने जरूरी थे। तो राज्य सरकार ने पहले तो उत्तर प्रदेश के लिए बनाया जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट, उसके बाद जब ये एक्ट बन गया
तो अब उन्होंने जॉनसार भाबर के लिए जॉनसार भाबर जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट तैयार किया, जो 1956 में बनकर के रेडी हुआ और इसे 1961 में लागू किया गया। 1961 में इसे लागू कर दिया गया। जैसे पूरे उत्तर प्रदेश के लिए जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट बन गया था 50 में, तो जॉनसार भाबर के लिए नहीं बना था। तो जॉनसार भाबर जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? तो आपका आंसर होगा 1956 में। और उसे राज्य में कब लागू किया गया? 1961 में। तो इस एक्ट के बनते ही जॉनसार भाबर की जमींदारी भी हो गई खत्म। अब जॉनसार भाबर में भी कोई भी व्यक्ति कितनी जमीन रख सकता था? 12.5 एकड़, इससे ज्यादा जमीन नहीं रख सकता था। अब बचा है उत्तर प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र जिसे कुमाऊं कहा जाता था, उसमें टिहरी और उत्तरकाशी भी सम्मिलित हो जाएगा क्योंकि राजा तो चले गया था 49 में। तो तब कुमाऊं क्षेत्र के लिए एक्ट बनाया गया, कूजा कुमाऊं जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट 1960, और इसे भी 1961 में ही लागू किया गया। 1961 में ही इसे भी लागू कर दिया गया। कुमाऊं जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1960, जॉनसार भाबर जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1956। ऐसे ही उत्तर प्रदेश जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट 1950, लागू होने की तिथि थोड़ा अलग है, वो 51 में, ये दोनों 61 में, इसे लागू कर दिया गया। अब देखो जी, इसको तो छोड़ दो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को, जो हमारा ये एक्ट बना कुमाऊं जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट, इस एक्ट के तहत जब राज्य में जमींदारी की व्यवस्था खत्म हुई तो जमींदारों से उनकी एक्स्ट्रा जमीन छीनकर और लोगों में जब आवंटित की गई, तो वही हमारा राज्य के बाद का पहला भूमि बंदोबस्त होता है। और ओवरऑल आप देखें तो अंग्रेज कितने बंदोबस्त कर चुके थे? 11। तो 11 तो आजादी से पहले हुए। तो आजादी के बाद का जो भूमि बंदोबस्त है ना, वो कुछ नहीं है, यही है 1960 से लेकर के और 1964 तक ये जो कूजा एक्ट बनाया गया था, इस कूजा एक्ट की धाराओं को जैसे जैसे राज्य में लागू करते रहे, जैसे जैसे जमींदारों की जमीनें छीनी गई और वो जमीन किसी आसामी को मिल गई, पट्टेदार को मिल गई, संक्रमणीय को मिल गई, तो उसी को बोलते हैं राज्य का 12वां भूमि बंदोबस्त। तो उत्तराखंड में जो 12वां भूमि बंदोबस्त है, आजादी के बाद ये पहला था, और वैसे ओवरऑल कौन से नंबर का था? 12वां। तो ये जो 12वां भूमि बंदोबस्त है वो 1960 से स्टार्ट हो जाता है, और कब तक चलेगा? और आजादी के बाद ये पहला था। आजादी से पहले तो अंग्रेज 11 करवा चुके थे। तो आजादी के बाद ये जो 12वां भूमि बंदोबस्त हमारे राज्य में होता है, मतलब पहला, आजादी के बाद पहला, वैसे नंबर क्या है इसका? 12वां। ये भूमि बंदोबस्त जो है 40 सालों के लिए करवाया गया था। कितने वर्षों के लिए? मतलब इसमें जो नियम कानून बनेंगे वो अगले 40 वर्षों के लिए लागू रहेंगे। 40 वर्षों के बाद आपको अगला भूमि बंदोबस्त करवाना पड़ेगा। तो देखो 40 साल इसको कब हो गए थे? 2004 में हो गए थे। तो 2004 में इसलिए उत्तराखंड राज्य में खूब हल्ला उठा कि राज्य में भूमि बंदोबस्त करवा। अभी तक नहीं हुआ है। पिछली सरकार ने भी और वर्तमान सरकार ने भी ये प्रॉमिस किया है कि हम उत्तराखंड में जल्दी भूमि बंदोबस्त करवाएंगे। क्यों ऐसा क्यों? क्या जरूरत है भूमि बंदोबस्त की? या अगर भूमि बंदोबस्त नहीं होता है तो प्रॉब्लम कहां पर है, इसको आप समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मान लो एक जमीन का टुकड़ा है, 1960 की हम बात कर रहे हैं, 1960 की। तो 1960 में ये जमीन का टुकड़ा एक्स नाम के आदमी के नाम पर है, ठीक है। अब मान लो कि एक्स नाम का जो आदमी है ना, इसके 2 भाई और है, वाई भी है और जेड भी है, ये 3 भाई हैं। तो गांव में आपको पता है कि भूमि जो है वो संजायती होती है। संजायती मतलब कि यदि इन तीनों के पापा एक ही है तो ये तीनों भाइयों के नाम पर होगी भूमि। तो 1960 में ये भूमि एक्स, वाई और जेड तीनों के नाम पर चढ़ गई। अब आप लगाओ 1960 के बाद एक्स के भी कुछ बच्चे होंगे, वाई के भी कुछ बच्चे होंगे, जेड के भी कुछ बच्चे होंगे, और मान लो एक्स, वाई, जेड इनकी तो डेथ हो गई। तो अब जो भूमि पहले 3 लोगों के नाम पर थी, अब वो भूमि मान लो 10 लोगों के नाम पर चढ़ गई। उनके भी मान लो 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे हो गए। तो इस एक छोटी सी जमीन का जो टुकड़ा है, इस एक जमीन के कितने मालिक हो रहे? 40-40 मालिक हो रहे, 30-30 मालिक हो रहे। तो हम अच्छा, नॉर्मली जो है आपसी एक बैठ बूट के और आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमने बंटवारा कर रखा है इसका। ऐसा नहीं कि जमीन सब 30-40 लोगों के हिस्से है। गांव में हमने बांट दी, पटवारी को बुलाया, पटवारी को बोला भैया ऐसा है कि 3 भाई थे, एक्स, वाई और जेड, 3 टुकड़े करो इसके, फिर इसके इतने टुकड़े करो। तो जमीन का मतलब म्यूचुअली अगर आप देखो तो म्यूचुअली हमने इसके टुकड़े कर रखे हैं। ये एक का खेत, ये एक का खेत, ये एक का खेत। लेकिन कभी बाई चांस आप देखते होंगे गांव में कि जैसे ये आपके गांव में जमीन है और मान लो कि तुम्हारे गांव में सड़क आ गई, और सड़क आई और मान लो सड़क ऐसे जा रही है और सड़क ने ए नाम के इस आदमी की जमीन ले ली, तो तब जो सरकार है ना पैसा देती, जो अब उनको क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, कंपनसेशन,
कि आपकी ये खेत यहाँ पे कट गया, तो वो जो पैसा आता है वो पैसा फिर संचयती खाते में आता है सबको, जितने भाई बंद होंगे, है ना। तो ये एक बड़ा दिक्कत है। वास्तव में जिस व्यक्ति की भूमि का अधिग्रहण हुआ उसके साथ कई और लोगों के नाम भी चढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये चर्चा होती है कि भाई आप बंदोबस्त करवा दो और आप देखो कि 30-30, 40-40 साल के बाद नाम हटाने शुरू कर दो आप। तो इसलिए 12वें बंदोबस्त के बाद ये चर्चाएं खूब हुई। तो सबसे पहले जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद भूमि सुधार के लिए सबसे पहली जो चीज जरूरत थी हमारे को वो क्या थी कि हम जमींदारी को खत्म करें। तो जमींदारी को खत्म करने के लिए इतने कानून बन गए। अब दूसरी समस्या क्या थी कि अंग्रेजों के जमाने में जो भूमि का आवंटन हुआ है वो भी टेढ़ा मेढ़ा है। देखो, जैसे मान लो कि अंग्रेजों के जमाने में एक्स नाम का एक आदमी, उसका एक खेत यहां पर है, एक खेत यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, ऐसे उसको खेत मिले हुए। ऐसे ही कोई आदमी उसको वाई एक खेत यहां मिला, एक खेत यहां मिला, एक खेत यहां मिला। ऐसे ही कोई आदमी उसको जेड को इसको खेत यहां मिला, ऐसा। तो अंग्रेजों के जमाने तो मन मर्जी से, पहले राजा महाराजाओं ने, फिर अंग्रेजों ने, अंग्रेजों के अधीनस्थ जो पटवारी थे उन्होंने अपनी मर्जी से कोई भी खेत का टुकड़ा, कोई भी जमीन का टुकड़ा किसी को भी दे दिया। अब यहां अगर हम इन किसानों की बात करें तो आप देखो यहां पर फॉर एग्जांपल यहां पर एक्स नाम का किसान है, तो उस एक्स नाम के किसान के पास एक छोटा सा खेत यहां पर है, एक छोटा सा खेत यहां पर है, एक छोटा सा खेत यहां पर है। तो सरकार ने कहा कि जब भूमि सुधार करना है तो भूमि सुधार का मतलब सिर्फ जमींदारी खत्म करना नहीं है, सच में भूमि सुधार करो ना। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, एक्स की ये जो तीनों जमीन है ना, इस 3 जमीन के बदले एक्स को चौथे स्थान पर एक साथ जमीन दे देते हैं। हाँ भाई अक्स भैया आपकी यहाँ कितनी जमीन है, मान लो उसने कहा 1 बीघा, यहाँ कितनी है भाई 2 बीघा, यहाँ कितनी है भाई 4 बीघा, भाई 4 और 2 6 और 1 7, तो एक काम कर 7 बीघा जमीन किसी और जगह पर ले ले और एक ही जगह पर ले ले, ताकि एक ही स्थान पर आपको एक बड़ी भूमि मिल जाएगी, जोत का आकार भी बढ़ेगा और आप अच्छे से वहां पर कृषि भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट है जो दिक्कत करते हैं। कैसे? अच्छा, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? पहले ये जो व्यवस्था होती है जिसमें ना ये जोत के छोटे छोटे आकार, सरकार इस जमीन को अपने पास ले ले और इसकी जगह पर इस व्यक्ति को कहीं और जगह पर यहां पर ले ये जमीन का टुकड़ा तेरा, इन तीनों की जगह ये जमीन आप एक जगह पर रख दो। इस व्यवस्था को कहा जाता है चकबंदी, इसे कहते हैं चकबंदी। ये अच्छी बात है कि बुरी बात, आप बताओ? चकबंदी अच्छा है कि बुरा है? अच्छी बात है ना। जो हमारे एक खेत यहाँ, एक खेत वहां, एक खेत वहां, तो उससे देखो किसी भी खेत में हमारा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इससे बढ़िया वो तीनों खेत सरकार लो तुम, ये किसी और को दे देना और हमें एक जगह पर आप एक बड़ी जमीन दे दो। तो इस व्यवस्था को चकबंदी कहा जाता है। तो जब जमींदारी उन्मूलन हुआ तो उसके बाद अगली चर्चा किसकी हुई? सर अब चकबंदी करवाओ। अब हमारे पास ये जो ऐसा छुटकन फुटकन इधर उधर खेत बटे हुए हैं, इन खेत एक जगह पर मुझे एक बड़ा सा खेत 4-10 बीघा का खेत एक ही जगह हो जाए तो मैं आराम से वहां पर अच्छा कृषि कार्य कर सकता हूं। तो अब चर्चा चकबंदी की भी, लेकिन देखो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी कि जैसे एक्स नाम का ये आदमी है ना, तो इसका एक खेत यहां पर है, एक खेत यहां पर है। तो जमीन जो है ना, जमीन के साथ पंगा ये है कि जमीन के रेट सब जगह एक जैसे नहीं होते हैं ना। मान लो कि ये एक्स के पास ये खेत है और ये खेत रोड के पास है, बिल्कुल रोड के बगल में है, तो हो गया महंगा। और मान लो बिल्कुल नदी किनारे है तो ये किससे खत्म हो गया ना। ये मान लो जंगल में है तो हर जमीन का अलग रेट होता है ना। ऐसा थोड़ी होगा कि 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा पकड़ 3 बीघा, ऐसा नहीं। सबसे पहले राज्य सरकार को इसका मूल्यांकन करना पड़ता है, एवल्यूएशन लगाना पड़ता है कि कितने की जमीन है। इस जमीन का रेट कितना है भाई? 1 करोड़। इस जमीन का रेट कितना है भैया? 10 लाख। इसका कितना है भाई? फिर मान लो 0 खत्म है ये। तो 1 करोड़ 10 लाख की मूल्य की जमीन इसको कहीं और जगह मिलेगी। तो इसमें यह भी हो सकता है कि आपसे 10 बीघा ली जाए और आपको उसके बदले 2 बीघा मिल जाए। तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं चकबंदी। अब चकबंदी के बारे में कुछ बेसिक बातें लिखना। उत्तर प्रदेश में चकबंदी शुरू हुई 1958 में। 1958 ईस्वी के अंदर उत्तर प्रदेश में वहां की स्थानीय सरकार के द्वारा जो है चकबंदी प्रारंभ करवाई गई। ठीक है, चकबंदी यूपी गवर्नमेंट ने 1958 में चकबंदी जो है उसे प्रारंभ करवा दिया। जब 1958 में उत्तर प्रदेश सरकार ने चकबंदी को प्रारंभ करवाया, स्टार्ट करवाया, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने चकबंदी को उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया तरीके से चलाया। लेकिन उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में, उत्तराखंड में चकबंदी की शुरुआत नहीं करवाई गई, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र था, जोत का आकार इतना छोटा होता है कि वहां चकबंदी नहीं करवाई जा सकती। तो उत्तर प्रदेश में तो 1958 में चकबंदी हो गई थी। पर तब जब बात आती है उत्तराखंड की, तो यहां ध्यान रखना, हमारे राज्य के पौड़ी गढ़वाल के एक व्यक्ति थे, उनका नाम था गणेश गरीब। तो गणेश गरीब ने चकबंदी आंदोलन हमारे राज्य में प्रारंभ किया।
गणेश गरीब ने अपनी एक संगठन, अपनी एक संस्था बनाई और उस संस्था के तहत उन्होंने डिमांड करी कि जैसे उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में चकबंदी हो रही है वैसे ही उत्तराखंड में भी चकबंदी को प्रारंभ किया जाए। तब गणेश गरीब के द्वारा हमारे राज्य में 1981 में, उत्तराखंड में पूछे तो 1981 कहना, उत्तर प्रदेश में तो 58 से चकबंदी स्टार्ट थी, पर यूपी में, उत्तराखंड में चकबंदी की शुरुआत कब होती है? 1981 में। गणेश गरीब पौड़ी गढ़वाल में कलजी खाल से, इन्होंने पौड़ी गढ़वाल के कलजी खाल से हमारे राज्य में चकबंदी को प्रारंभ किया गया। पहला चकबंदी कार्यालय भी कलजी खाल में ही खोला गया था गणेश गरीब के द्वारा। 1958 में यूपी में जब चकबंदी शुरू हुई तो उसी से इंस्पायर होकर तो हमारे राज्य में चकबंदी का प्रणेता किसे कहोगे? गणेश गरीब को कहोगे। राज्य में, उत्तराखंड में चकबंदी का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो चकबंदी का प्रणेता जो है वो गणेश गरीब को कहा जाता है। तो 1981 में राज्य में चकबंदी शुरू हुई, 7-8 सालों तक चकबंदी चली, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने चकबंदी पर स्टॉप लगा दिया, क्योंकि उत्तराखंड भी नया राज्य बन रहा था। तो जब उत्तराखंड राज्य बना भाई, उसके बाद चकबंदी हुई नहीं है। अब पिछली सरकार ने चकबंदी के लिए हमारे राज्य में कानून बनाए हैं, तो आप 1-2 कानून का नाम लिखना। जब हमारा राज्य, पिछली जो सरकार चल रही थी ना, तो उसके लिए उत्तराखंड में उत्तराखंड चकबंदी अधिनियम, अब चकबंदी के नए कानून नए राज्य ने तैयार कर दिए हैं। तो उत्तराखंड चकबंदी अधिनियम जो है, इसे राज्य सरकार की विधानसभा ने 2016 में पारित किया है। एक तो ये याद रख लो, उत्तराखंड में चकबंदी के लिए कानून बना है 2016 ईस्वी के अंदर, ठीक है। और उत्तराखंड पर्वतीय जोत, उत्तराखंड जो पहाड़ की छोटी छोटी जोत है, पर्वतीय जोत एवं चकबंदी नियमावली, इसे बनाया गया है। नियमावली इसे 2020 में तैयार किया गया है। तो 2020 तो राज्य सरकार पूरे मूड में है चकबंदी के, कभी भी चकबंदी की शुरुआत राज्य में की जा सकती है। उसके लिए चकबंदी अधिनियम बनाया जा चुका है 2016 में। और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में जो जोत के छोटे छोटे आकार है, छोटे छोटे खेत है हमारे, वो पर्वतीय जोत एवं चकबंदी की नियमावली भी तैयार हो चुकी है 2020 ईस्वी के अंदर। तो ये कभी भी इन फ्यूचर जो है वो राज्य सरकार चकबंदी को शुरू करवा सकती है, ठीक है। एक छोटा टॉपिक बच गया पूरे कहानी के बीच में कि राज्य सरकार, उत्तराखंड राज्य जब उसका गठन हुआ उसके बाद से लेके अभी तक उसने भूमि के लिए क्या कानून बनाए, भू कानून, तो उसको अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे।